अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 30 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। देखिए, टेलीग्राम पर अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जो न्यूज़पेपर है उसकी एक फ़ाइल मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो हम ये लेक्चर लेते हैं इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ में हम जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो पीआईबी होता है, एआईआर होता है, न्यूज़पेपर होते हैं, ये सभी हम एमसीक्यू फॉर्म में कवर करते हैं। तो इसका जो वीडियो है वो तो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर ही मिलता है, मगर जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इसीलिए टेलीग्राम पर आपको काफ़ी हेल्दी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उस पर आप फॉलो ज़रूर कीजिए। मतलब 19,000 के आसपास जो एस्पिरेंट्स है वो फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर भी। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर आते हैं। ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है, क्योंकि अभी हाल ही में और न्यूज़ में एक कंट्री आ गई है और सभी पार्टिसिपेट कीजिए। सभी पार्टिसिपेट करोगे तो आप सभी का फ़ायदा होगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको आपका फ़ायदा करवा लेना है या नहीं करना है। चलिए आइए हम यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में कई इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्या दिवाली में गोल्ड पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ एक नया कमीशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एयर पोल्यूशन से फाइट करने के लिए, खासकर दिल्ली और आसपास के जो रीजन है उसके लिए। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एट प्रेजेंट। यहाँ पर हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज देखते हैं, तो ये वाला जो आर्टिकल है अगेन फार्म बिल के बारे में बात कर रहा है, मगर यहाँ पर जो एमएसपी है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, एमएसपी अगर आप देखोगे तो फार्म बिल में कहीं पर भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया हुआ है और जो प्रोटेस्ट है वो मोस्टली हमें एमएसपी के बारे में देखने को मिल रहे हैं। और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं प्रोटेस्ट के, लेकिन एक एमएसपी का भी है कि एमएसपी जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, धीरे धीरे उसे ख़त्म कर दिया जा रहा है। हालांकि जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो बोल रहे हैं एमएसपी का कोई लेन देना है ही नहीं। तो ऐसे सिनारियों में एमएसपी के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। तो इस आर्टिकल के थ्रू हम इसके बारे में देखेंगे। उसी के साथ साथ जो दूसरे न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदू हो गया, उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे इंडियन एक्सप्रेस बोलिए, द हिंदू बोलिए और इकोनॉमिक टाइम्स बोलिए, तो ऐसे कई 3-4 न्यूज़पेपर हैं जिसमें इसके बारे में बात की गई है। तो उन सभी को हम कंबाइंड करके, मतलब 27, 28, 29 एंड 30 इतने दिनों में जितनी भी न्यूज़ आई है एमएसपी के बारे में, उन सभी को कंबाइंड करके हम यहाँ पर खासकर एमएसपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो टॉपिक जो है वो रहने वाला है। फार्म बिल के बारे में हालांकि हमने डिटेल में कवर किया हुआ है, लेकिन एमएसपी के बारे में हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखेंगे, क्योंकि अगर आप 2018 का यूपीएससी पेपर देखते हो तो उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन नीचे दिए गए में से कौन कौन से एमएसपी में कवर होते हैं। तो इसलिए इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो डिटेल में इस पर जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है एसर रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, तो एसर के बारे में हम यहाँ पर जान लेंगे।
ये जो है ये फिर से यूएस के इलेक्शंस के बारे में बात की जा रही है कि जो बिडेन जो है अगर वो जीतता है तो फिर क्या रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसमें बात हो रही है। ठीक है, उसी के साथ ये वाला अगर हम देखते हैं तो जो फ्रांस में आप सभी को पता है किस तरह की चीज़ें चल रही है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये वाला और ये वाला हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं न्यू बॉडी टू फाइट दिल्ली एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से फाइट करने के लिए एक नई बॉडी यहाँ पर लाई गई है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, प्रेसिडेंट जो है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। अब इस ऑर्डिनेंस के थ्रू हमें कमीशन का गठन होता हुआ देखने को मिलता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020, मतलब एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिससे कि जो एयर पोल्यूशन है उसे यहाँ पर कम करना, उसे ट्रैक करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएगी। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आता है कि ऑर्डिनेंस मतलब क्या। जैसे ही खुद राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं तो राष्ट्रपति खुद आपको पूछ रहे हैं ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, पता है या नहीं मित्रों। अब यहाँ पर चलिए, ऑर्डिनेंस क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, लॉ मेकिंग किसके पास होती है, हमारे पास 3 मेन पिलर्स है। 3 मेन पिलर्स कौन से हैं, तो हमें जो लेजिस्लेचर है ये देखने को मिलता है, जो एग्जीक्यूटिव है ये देखने को मिलता है, और जो जुडिशरी है ये देखने को मिलता है। तीनों के अपने अपने काम है। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ इम्प्लीमेंटेशन का, और जुडिशरी का काम होता है लॉ कानूनी है या नहीं वो देखना, मतलब उसका जुडिशियल एस्पेक्ट जो है वो देखना। अब हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है क्या, सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमें यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। मतलब ये तीनों आपस में बिल्कुल भी जो इंटरफियरेंस है वो नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो नहीं, बल्कि सेपरेशन ऑफ फंक्शंस जो है ये देखने को मिलता है। अगर आपको याद होगा तो हाल ही में मेंस एग्जाम जो हुई थी यूपीएससी के, उसमें सीधा सेपरेशन ऑफ फंक्शंस ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। अगर आपको याद हो, जब सुप्रीम कोर्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे एमएम एकेडमी पर, उसमें मैंने आपको उस क्वेश्चन के बारे में भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, और सेपरेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में भी हमने देखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर कैसा है कि जो लेजिस्लेचर है उसका भले ही काम होता है लॉ मेकिंग का, मगर फिर भी वो जुडिशरी में भी दखलंदाजी जो है वो कर सकता है। जुडिशरी का काम होता है लॉ सही तरीके से बना हुआ है नहीं वो देखना, मतलब कानूनन है या नहीं वो देखना, मगर फिर भी जो जुडिशरी है वो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू लेजिस्लेचर में घुसी जाती है। और जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना। मगर ऑर्डिनेंस हमें देखने को मिलता है, ऑर्डिनेंस जिसके थ्रू वो लॉ मेकिंग में भी घुस जाते हैं। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं और लॉ जो है वो बना देते हैं, है ना। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, क्या ये कभी भी लाया जा सकता है, मन मुताबिक वो ला सकते हैं कभी भी अपने मन के हिसाब से, उनका मन क्या लेकर आ गए, जी नहीं। अब यहाँ पर हम नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होती है वो समझते हैं। नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसके थ्रू की जाती है। पार्लियामेंट अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें कौन कौन देखने को मिलता है, तो लोकसभा देखने को मिलते हैं, राज्यसभा देखने को मिलता है, और कोई देखने को मिलता है क्या, जी हाँ, और भी जो प्रेसिडेंट है वो भी हमें पार्लियामेंट का हिस्सा देखने को मिलते हैं। अब आप ये सोचोगे प्रेसिडेंट जो है वो तो कभी हाउस में बैठते नहीं है, फिर वो पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों है, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट इसीलिए है क्योंकि उनके एसेंट के बिना जो बिल है वो लॉ में तब्दील नहीं हो सकता है। इसीलिए जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो अब क्या होता है, दोनों ही हाउसेस जब सेशन में होते हैं उस टाइम पर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो भी कानून बनाना है उसके लिए सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है। बिल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है। तो ऐसे सिनारियो में जो भी लॉ लेकर आना है उसके लिए सबसे पहले बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। अब बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो कुछ कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसके लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लगती है, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल हो गया है ना, राष्ट्रपति की अनुमति लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम मनी बिल देखते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की पहले अनुमति लगती है, तभी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है हाउस में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल जो है वो दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो भी दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है।
तो ऐसे सिनारियो में अब यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद फर्ज कीजिए अगर ऑर्डिनरी बिल है तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास हो जाएगा, फिर वो जाएगा राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास हो जाएगा, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसे अपनी एसेंट दे देंगे, फिर उसके बाद वो लॉ में तब्दील हो जाएगा। इस तरीके से लॉ आते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर यहाँ पर कोई हाउस जो है वो अगर सेशन में ना हो, मतलब दोनों ही हाउसेस अगर सेशन में ना हो या फिर कोई एक हाउस अगर सेशन में ना हो, तो ऐसे सिनारियो में अगर लॉ बनाना है तो बनाया जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों ही हाउसेस की अनुमति चाहिए। अगर राज्यसभा सेशन में नहीं है तो फिर सिर्फ लोकसभा पास कर देगा, राज्यसभा जब तक सेशन में आता तब तक वेट किया जाएगा। तो फिर अगर अर्जेंसी आ जाती है कि भैया हमको लॉ चाहिए तो फिर क्या होगा? तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना रोल अदा करता है, वो लेकर आते हैं ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति लेकर आते हैं ऑर्डिनेंस एज पर आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस जब लाते हैं तो उसकी सेम पावर और इफेक्ट होती है जो कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लॉ होता है, मतलब अगर हमारे संविधान में संशोधन करना है, संविधान में अगर चेंजेस करना है तो क्या उसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है? ये आपके लिए एक सवाल है जो कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गई, उसी के साथ साथ जो ऑर्डिनेंस है वो आपको समझ में आ गया। तो ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब कोई एक हाउस या दोनों ही हाउस सेशन में ना हो। उसी के साथ साथ इसकी लाइफ कितनी होती है, क्या परमानेंट आ जाता है? ऑर्डिनेंस लाया गया अब ये परमानेंट लॉ बन गया है? जी नहीं, ये लॉ तब तक है जब तक पार्लियामेंट सेशन में ना हो। पार्लियामेंट दोनों ही हाउसेस एक बार सेशन में आ गए तो उसके बाद 6 वीक्स के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस पर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा पार्लियामेंट को। अगर वो पास कर देता है, लॉ बना देता है तो परमानेंट लॉ बन जाएगा, अगर नहीं तो 6 वीक्स के बाद जो ऑर्डिनेंस है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इफेक्टिव पावर अगर हम देखें ऑर्डिनेंस की तो 6 मंथ्स, क्योंकि मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर अंदर पार्लियामेंट को सेशन में आना पड़ता है। 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, क्योंकि सेशन में आने के बाद और 6 वीक्स का टाइम होता है, तो 6 महीने और 6 वीक्स के बाद इतना मैक्सिमम लाइफ जो है एक ऑर्डिनेंस की हमें देखने को मिलती है। समझ में आ गया है पूरा जो हमारे जीएस पेपर 2 से रिलेटेड चीज़ है पूरी आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो कमीशन लाया जा रहा है पोल्यूशन को देखने के लिए, कमीशन ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया जा रहा है। अब ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पर जो सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है उनकी पावर पूरी की पूरी उनको सब्सिड कर दे रहा है, उनको यहाँ पर पूरा अपने ताबे में ले रहा है ना। अब यहाँ पर ये जो कमीशन रहने वाला है इसके पास पावर रहने वाली है कि डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर दे सके स्टेट गवर्नमेंट्स को, कोई भी अगर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ हो तो। मतलब चेंजेस यहाँ पर क्या होने वाले हैं, तो वन बॉडी विथ पावर सिमिलर टू न्यू कमीशन, मतलब यहाँ पर जो नया कमीशन आया है इससे ही सेम पावर किसी बॉडी की अगर हम देखने को मिलती है तो वो है एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे EPCA जो है ये लीगल फ्रेमवर्क जो है हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास उतनी भी ज़्यादा पावर नहीं थी जितनी अभी कमीशन को दी गई है। मतलब यहाँ पर ये जो फाइन है वो इशू नहीं कर सकती थी, कोई गाइडलाइन जो है वो नहीं दे सकती थी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, है ना। और उसी के साथ साथ कोई स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हमें देखने को नहीं मिलते थे इस बॉडी में। मगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं कमीशन, तो कमीशन में हमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स है स्टेट्स के वो भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस जो है वो कमीशन को कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए कह रहा है, तो कोऑर्डिनेशन जो है बिटवीन स्टेट्स, उसी के साथ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस, ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंस्पेक्शन, रिसर्च, पोल्यूशन जो है उससे रिलेटेड, मतलब पोल्यूशन से रिलेटेड सारी ही चीज़ें ये देखेंगे। एक्सपर्ट जो है वो कहते हैं कि ऑर्डिनेंस मीन्स दैट पावर टू इश्यू फाइन्स, ये भी यहाँ पर कमीशन के पास है। मतलब अगर कुछ गलत हो जाता है तो फाइन जो है वो भी यहाँ पर कमीशन इशू कर सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्टेट के द्वारा अगर कोई डायरेक्शन दिए गए हैं, इन केस द डायरेक्शन इशूड बाय द स्टेट एंड द कमीशन, उसमें अगर क्लैश होता है कि स्टेट ने बोला ये करना है, कमीशन ने बोला नहीं ये करना है, तो यहाँ पर क्लैश क्रिएट हो गया, तो कौन यहाँ पर अपील करेगा, कमीशन। कमीशन जो है वो उसके यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है, डायरेक्शन जो है, डिसीजन जो है वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इतना बड़ा जो एक ओहदा है ये कमीशन को दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। एज पर ऑर्डिनेंस NGT जो है एंड नॉट सिविल कोर्ट्स इज ऑथोराइज टू हियर केसेस वेयर कमीशन इज इन्वॉल्व। ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट है। NGT जो है ये देखेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैंने आपको कई बार पूछा हुआ है, आपने आप कई बार कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस, कमिटी जो है
वो यहाँ पर हैज़ बीन फॉर्म टू डू अवे विथ एडहॉक मेजर्स। यहाँ पर कंप्लीटली जो स्ट्रीमलाइन पार्टिसिपेशन है वो आ जाएगा। एक्सपर्ट जो है सीधे तरीके से, यहाँ पर कोई एडहॉक मेजर्स नहीं रहेंगे कि भैया आप बताओ, आप अभी ये मुद्दा आया है तो आप इसमें एक्सपर्ट हो, आप बताओ। हाँ, परमानेंटली यहाँ पर स्ट्रीमलाइन मेजर्स में आ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जिससे कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। अभी हम पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो रिसेंटली ग्लोबल स्टडी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 ये रिलीज की गई है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये नाम भी आपको इम्पॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एयर पोल्यूशन जो है लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर है डेथ अमंग ऑल हेल्थ रिस्क। जितनी भी हेल्थ रिस्क है उसमें से जो पोल्यूशन है ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। HIE अगर हम देखते हैं, HEI एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो फंड की जाती है जॉइंटली बाय यूएसएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड अदर्स। ये भी आपको पता रहना चाहिए, सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। कौन बनेगा इस सीरीज में, इस पर क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा गया है। अब इसके मुताबिक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जो है अमंग टॉप 10 कंट्रीज है जहां पर हाईएस्ट PM 2.5 हमें देखने को मिलता है। इंडिया जो है अमंग टॉप 10 कंट्रीज है हाईएस्ट ओजोन एक्सपोजर। ओजोन मतलब ऊपर वाला ओजोन नहीं, नीचे वाला ओजोन, O3 एक्सपोजर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब क्या है, अगर आप पोल्यूशन देखोगे तो इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत जो इंडोर पोल्यूशन है वो यहाँ पर कम करने की कोशिश की गई। नेशनल क्लीन एयर पोल्यूशन BS6 जो इमिशन है वो यहाँ पर लाया गया है। अभी जैसे मैंने जीप कंपास जो ली है नई, उसमें BS6 इंजन है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा की गई है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इनिशिएटिव्स जो है वो भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एवरेज पोल्यूशन लेवल इंडिया में जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन जो है, देखिए ट्रेंड पर भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एग्जाम देखोगे प्रीलिम्स में आपको ट्रेंड्स पर क्वेश्चन आते हैं। पूरा आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पूछे जाते, आपको ट्रेंड पूछा जाता है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, पोल्यूशन जो इंडिया में बढ़ रहा है कम हो रहा है, ऐसा आपको पूछा जाता है। लेकिन ये जो है भले ही कम हो रहा हो लेकिन मार्जिनल है। पर्टिकुलरली इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स जहाँ पर एक्सट्रीमली हाई PM पोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है ड्यूरिंग विंटर। हम सभी को पता है क्यों, क्योंकि जो स्टबल बर्निंग है वो होती है और विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ होती है, तो दिल्ली और बाकी इंडो गैंगनेटिक प्लेन जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। अब देखिए लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन की वजह से भी पोल्यूशन पर काफ़ी ज़्यादा फर्क जो है वो पड़ा है। तो ये पूरा सिनारियो है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर नई बॉडी, नई कमीशन के बारे में समझ में आ गया होगा। एयर पोल्यूशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हमने जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी जान लिया है। तो ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कैसे भी तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न, बड़ा मैटर बन चुका है। बहुत सारे यहाँ पर हमें विद्रोह जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक मेंस के लिए आपके लिए क्वेश्चन भी आता है कि दो द प्रोक्योरमेंट थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज वेरी लेस बट इट प्लेज क्रूशियल रोल इन फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ क्रॉप्स। इसको आपको एनालिसिस करना है। देखिए कई तरीके के मेंस में आपको क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है एनालिसिस तरीके क्वेश्चन, एक आता है आपको इवेल्युएट करने के लिए, और एक आता है फैक्चुअल बेस्ड। मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं। और भी होते हैं जो मैं MM एकेडमी पर जब मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स शुरू करेंगे उस टाइम पर हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एनालिसिस जब करना होता है तो आपको कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, सभी तरीके के एस्पेक्ट्स रखने पड़ते हैं और फिर उसके बाद आप उसी फैक्ट्स के बेसिस पर आपका कंक्लूजन रखते हो। लेकिन जब इवैल्यूएशन होता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स ये तो रखने ही पड़ते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आपको रखनी पड़ती है और फिर उसके बाद आपका ओपिनियन क्या है वो भी आपको रखना पड़ता है। और फैक्ट्स जहाँ पर होते हैं वहाँ तो आपको फैक्ट्स ही, जैसे रिपोर्ट्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो रिपोर्ट्स के बारे में आप कुछ मन से क्या, आपको फैक्ट्स ही लिखने पड़ेंगे कि ये रिपोर्ट में इतना इतना आ रहा है, वो ये डायमेंशन जो है वो देखते हैं, इतना हमारा रैंक हमें देखने को मिल रहा है ना, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको एनालिसिस वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो इसमें आप कुछ अपने सजेशंस दो तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। MSP रिसेंटली यहाँ पर फार्म बिल जो है वो हमें देखने को मिले हैं जिसने काफ़ी डिबेट जो है वो ट्रिगर्ड कर दी है MSP के बारे में।
अब बिल जो है वो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटाने की बात नहीं कर रहा है, बिल बोलिए या फिर अब लॉ बोलिए, वो जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटाने की बात नहीं कर रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एमएसपी जो है उसके प्राइजेस कम किए जाएंगे या कुछ ऐसा किया जाएगा, कुछ जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर बेसिकली जो बिल लाए गए हैं उसमें फ्री एंट्री जो है वो लाई गई है एजेंट्स की, जो यहाँ पर मार्केट सेटअप करना चाह रहे हैं, भले वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, ये भले वो प्रोड्यूसर हो, भले वो कोऑपरेटिव्स हो, कोई भी हो, उनके बारे में फ्री मार्केट बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो है 17-18 की, उसके एनालिसिस के हिसाब से इम्पैक्ट जो एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट ऑन फूड प्राइस वो हमें देखने को मिल रहा है। और उसके तहत यहाँ पर एमएसपी जो है भले ही प्रोक्योरमेंट काफ़ी कम है, हमने देखा हुआ है गवर्नमेंट जो है प्रोक्योरमेंट कम करती है, मगर फिर भी यहाँ पर ये लीडिंग फैक्टर जो है प्ले करता है आउटपुट प्राइजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मतलब यहाँ पर जो बाहर जो फार्मर्स है, अब फार्मर को अगर पता है कि हमारा जो माल है गवर्नमेंट कम से कम 20 रुपये पर केजी में खरीदेगी ही, तो अगर कोई बाहर का इंसान इससे कम में खरीद रहा है तो फिर उसको बेचेंगे ही क्यों, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये सेट करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका जो है ये निभाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या बनकर रह गया है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है यही बनकर रह गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मिनिमम सेलिंग प्राइस ही बन गया है, क्योंकि बाहर के भी जो लोग हैं, अब बाहर के लोग इसी पर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब यहाँ से वो इतना खरीदते हैं मिडिल मैन, और फिर बाहर जाकर 40 रुपये पर केजी इस तरीके से बेचते थे, जिससे कि उनको बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्लियर है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या, देखिए आपने ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में देखने वाले हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पर उठाकर आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये क्या है, फॉर एनी क्रॉप मिनिमम प्राइस होता है फॉर एनी क्रॉप। गवर्नमेंट कंसिडर करती है कि फार्मर्स को इतना रिम्यूनरेशन, इतना सपोर्ट जो है वो मिलना ही चाहिए। ठीक है, ये वो प्राइस होती है जिस पर गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो फार्मर्स को पे करते हैं पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, सभी क्रॉप्स के लिए, पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए। गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है 23 क्रॉप्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, नॉट लीगली बाउंड, यहाँ पर लीगली बाउंड नहीं होता है ये पे करने के लिए। मतलब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर एक फार्मर है, फार्मर को अगर 1 लाख रुपए लग रहा है कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाने के लिए, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो अगर उसे 50,000 में ही खरीद रहे हैं, तो फिर यहाँ पर फार्मर के पास एक ऑप्शन होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले से ही गवर्नमेंट तय कर लेती है। और फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर उन्होंने तय किया है कि भैया 1 लाख रुपए में हम खरीदेंगे, तो फिर यहाँ पर जो फार्मर है वो गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है, फार्मर जो है एज अ मैटर ऑफ राइट उसको डिमांड नहीं कर सकते हैं। ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा जो है वो क्यों बन रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में उनको काम आती है। गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है क्रॉप्स के लिए, लेकिन कोई भी इसके लिए परमानेंट लॉ नहीं है। ठीक है, परमानेंट कोई ऐसा लॉ नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको कारावास हो जाएगी, अगर आप नहीं लेते हो तो आपको इतना फाइन लगेगा। ये फिक्स किसके रिकमेंडेशन पर की जाती है, सीएसीपी जो है उसके रिकमेंडेशन पर। सीएसीपी क्या है हम आगे देखेंगे। सीएसीपी के रिकमेंडेशन पर एमएसपी जो है ये फिक्स की जाती है, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा। सेंटर जो है ये 23 कम्युनिटीज़ पर एमएसपी फिक्स करता है। उसमें 7 सीरियल्स है, 5 पल्सेस है, 7 ऑयल सीड्स है और 4 कमर्शियल्स है। 7 सीरियल्स अगर आप देखोगे, पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ली, यहाँ पर चना, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, यहाँ पर मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीजमम, सैफफ्लावर और उसी के साथ नाइगर सीड। कमर्शियल अगर कॉटन, शुगरकेन, कॉपर और रॉ जूट। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2018 या 19 में सीधा यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए में से किस किस पर एमएसपी जो है वो लागू होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एमएसपी फिक्स किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी। और फैक्टर जो यहाँ पर कंसिडर की जाती है एमएसपी को फिक्स करने, ऐसा है क्या मन में आया यार अपन एक काम करते हैं, इस बार ना 20 रुपये रख देते हैं, इस बार 30 रुपये रख देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ कंसिडर किए जाते हैं फैक्टर, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई कंसिडर किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, A2+FL मेथड ये इस्तेमाल की जाती है। A2+FL मेथड क्या है, A2 मतलब क्या है,
सभी यहाँ पर कैश एक्सपेंडिचर मतलब जो भी खर्चा उसका हो रहा है फार्मर का हो रहा है वो सभी यहाँ पर लिया जाता है। जैसे कि सीड्स के लिए जो खर्चा हो रहा है, मैन्योर के लिए जो हो रहा है, केमिकल्स के लिए जो हो रहा है, वो सब यहाँ पर लिया जाता है। A2 प्लस FL में क्या होता है कि A2 ये सब तो आती है जो फार्मर के खर्चे हैं, प्लस यहाँ पर अनपेड फैमिली लेबर जो है वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। और एक C2 भी हमें देखने को मिलता है जिसमें जो लैंड रेंट है वो भी कंसिडर की जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे A2 प्लस FL प्लस 50%, क्योंकि 50% की इंक्रीज बोला जा रहा है, 50% ये यहाँ पर कंसिडर किया जाता है किसी भी क्रॉप की MSP सेट करने के लिए। ठीक है, उसी के साथ इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, मिनिमम 50% मार्जिन जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं MSP को फिक्स करने के लिए। CSCB के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए 1965 में फॉर्म किया गया था। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शुगर केन की जब हम बात करते हैं तो शुगर केन के लिए थोड़ा मसला अलग है। यहाँ पर जो बाकी क्रॉप्स हमने देखे हैं उसके लिए कोई मैंडेट नहीं दिया गया है कि आपको करना ही पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी बैकिंग नहीं दी गई है, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं दी गई है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा नहीं तो ऐसा फाइन है। लेकिन यहाँ पर शुगर केन जो है इकलौता ऐसा क्रॉप है जिसके लिए एक स्टैट्यूटरी एलिमेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसिंग है इसकी गवर्न की जाती है बाय शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत जो इशू किया गया एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट के तहत। ठीक है, एसेंशियल कम्युनिटीज आप सभी को पता है। ये जो प्राइस है वो फिक्सेशन बताता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है ये गवर्नमेंट के थ्रू पेएबल नहीं होती, इसीलिए तो स्टैट्यूटरी बैकिंग दिया जा रहा है ना भाई साहब, गवर्नमेंट के इसमें नहीं आ रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंप्लीटली शुगर मिल्स की, जिनको 14 डेज के अंदर अंदर पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगर हम 2004 से लेकर 12 तक का पीरियड देखते हैं तो यहाँ पर हाई कमोडिटी प्राइसेस हमें देखने को मिल रही थी, मतलब इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हमें देखने को मिल रहा था। इन्फ्लेशन हाई था इसलिए हमें रैपिड जो रूरल पॉवर्टी उसमें रिडक्शन देखने को मिल रहा था। इसका मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर जो प्राइजेस है वो हाई हैं तो फिर जो पॉवर्टी है उसमें भी रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर हम MSP को बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी चल रही है कि MSP को बढ़ा दिया जाए, तो अगर MSP को बढ़ा दिया जाता है तो फिर यहाँ पर प्राइजेस जो उसमें बढ़ जाएंगी, प्राइजेस बढ़ जाएंगी तो फिर यहाँ पर पॉवर्टी जो है क्या उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, ये चीज़ भी यहाँ पर कंसिडर करने वाली है। उसी के साथ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है कि यहाँ पर फार्मर जो उनको पर्टिकुलर आप इनकम जो है वो दे दो। फार्मर को अगर आप पर्टिकुलर इनकम दे रहे हो तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से आप जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। मतलब फार्मर जो अपने हिसाब से फिर खर्च करेंगे ना, फार्मर को जहाँ पर खर्च करना है वहाँ पर फार्मर खर्च करेंगे, ऐसी फालतू की जगह पर खर्च करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर एक बन जाता है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पर वो समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको दिवाली में जो गोल्ड है, जो सोना है, वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पर्सनल चीज़ से रिलेटेड भी आ जाता है, मतलब ठीक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ठीक है, लेकिन आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव से भी आ जाता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उसके बारे में भी देखेंगे और देखेंगे उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कोविड जो है उसकी नंबर्स और बढ़ रहे हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देखो तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और फ्रेश लॉकडाउन जो है वो भी काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ऐसे सिनारियों में गोल्ड प्राइजेस जो है जो काफ़ी बढ़ गए थे, अगर आप देखोगे बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब हमारे यहाँ पर 58,000 तक टच हो गया था। और फिर उसके बाद सडनली यहाँ पर रशिया ने बोला कि हमने वैक्सीन जो है वो निकाल ली और फिर यहाँ पर नीचे गिर गया 51 तक हमें गोल्ड प्राइजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अब फिर से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो फ्रेश लॉकडाउन्स है, अनसर्टेनिटी फिर से आ रही है, तो फिर से लोगों का बोलना यही हो रहा है कि गोल्ड के दाम और बढ़ रहे हैं क्या। तो यहाँ पर गोल्ड फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो गोल्ड प्राइसेस जो स्टार्ट हुए थे अपवर्ड मार्च में, है ना, फिर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और अभी अगर हम देखते हैं तो इतना हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो 2000 इतना अगस्त 7 तक मतलब 58,000 जो है वो टच हो गया था एक तोले का। फिर रशियन वैक्सीन की बात हुई तो फिर वापस नीचे आ गया, है ना। लेकिन अभी फिर से अगर आप देखोगे तो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लॉकडाउन जो है काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा लगाए जा रहे हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं। उसी के साथ साथ जो USA है वहाँ पर भी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है इलेक्शन से रिलेटेड।
जब भी अनसर्टेनिटी आती है वहाँ पर जो गोल्ड है उसके दाम बढ़ जाते हैं। अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। तो देखिए, इन्वेस्टर जो है उनको अगर इन्वेस्ट भी करना है तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। मतलब अभी अगर आप देखोगे 50,000 पर 10 ग्राम, ये यहाँ पर एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन अगर आप 1 डेकेड या 2 डेकेड के बाद देखते हो तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 लाख के ऊपर जो गोल्ड प्राइसेस है वो बढ़ जाए, है ना। ओवर द लास्ट 15 ईयर्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो प्राइजेस है उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है। अब इसीलिए यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो फिर 1 साल के बाद सोचो कि यार प्राइजेस तो उतने बढ़े ही नहीं, उसमें मज़ा नहीं है, उसमें मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छे तरीके से उसका फ़ायदा उठाना है तो आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसल्टेशन के साथ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करने की यहाँ पर ठान ली है। अब यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। आप फिजिकल गोल्ड रखो लेकिन उसके बदले में आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रखो, एक ही चीज़ हो जाती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का और फायदा होता है कि आपको इस पर ये अगर आप गोल्ड अपने पास रख रहे हो तो इसमें आपको कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो और उसी के साथ साथ प्राइजेस अगर इंक्रीज होती है तो गोल्ड बॉन्ड अगर आपको बेचना है तो जो रेट चल रहा है वही रेट पर आप बेच सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो टैक्स है उसमें भी बेनिफिट मिलता है। मतलब 10 ईयर अगर हम देखते हैं तो 8 ईयर्स का 10 ईयर टोटल होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, लेकिन 5th ईयर के बाद आपको एग्जिट मिल जाता है। मतलब 5 साल के बाद आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो बेच सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन टैक्स से अगर आपको बचना है टोटल 8 साल की उसके मैच्योरिटी पीरियड हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल सभी ले सकते हैं। मिनिमम अगर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम जो है गोल्ड का वो करना ही पड़ेगा। एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं इन्वेस्ट करने के तो देखिए, इन्वेस्टर जो है उनको एडवाइजेबल है कि आप यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये बेटर वे है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, एक तो टैक्स सेविंग भी हो रही है, उसी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट जो है वो भी मिल रहा है, टैक्स एफिशिएंट है, कोई नो कैपिटल गेन्स टैक्स, है ना, चार्ज किया जाता है मैच्योरिटी पे अगर आप लेते हो 8 साल वाली, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कोई फिजिकल स्टोरेज जो है वो भी नहीं रखना है, बॉन्ड्स में आप रख रहे हो। डिसएडवांटेज क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि फिजिकल गोल्ड अगर आप देखोगे तो आज आपने लिया, आज आपने 50,000 चल रहे हैं ले लिया और एकदम फ्लक्चुएट हो गए गोल्ड के रेट और वो चले गए 60,000 पर, आपने वो बेच दिया फट से, है ना, एक ही हफ्ते के अंदर आपने बेच दिया। लेकिन इसको आप वो नहीं कर सकते हो, आपको रखना पड़ेगा मैच्योरिटी 5 साल मिनिमम, 8 साल मैक्सिमम। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है आर ऑन एक्सचेंज, बट ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है उतना हाई नहीं है, इसीलिए एग्जिट जो है मैच्योरिटी के लिए उसके लिए काफ़ी मुश्किल आपको हो जाती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी इसके हमें देखने को मिलते हैं जो आपको पता रहना चाहिए। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो, आपको एनालिटिकल कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप ये लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक आर्टिकल आ रहा है जो कि बात कर रहा है एसर रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, एसर रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है पूरे आर्टिकल में, हमें एसर के बारे में ही सिर्फ पता रहना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रथम्स एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे हम एसर कहते हैं, उसने यहाँ पर कई सालों से जो हमारा पुअर लर्निंग आउटकम है उसके बारे में बात की जा रही है। ये डिफाइन करता है ग्लोबली एज ऑफ 0 to 8 इज नोन टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव, मोटर, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ह्यूमन लाइफ साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट ये साल होते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्ली लैंग्वेज, अर्ली न्यूमर्सी एंड सोशल एंड इमोशनली डेवलपमेंट। तो इस पर फोकस किया जाता है, इसके बलबूते पर जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं, रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है और फिर देखा जाता है जो बच्चे हैं उनमें कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कितना अर्ली लैंग्वेज का लर्निंग है, अर्ली न्यूमर्सी का है, सोशल एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, इमोशनली डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो इस पर रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। तो आइए हम जो न्यूज़पेपर है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कुछ न्यूज़ जो है कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि फ्रेंच चर्च पर अटैक जो है, टेरर अटैक जो है वो देखने को मिला है। अब फ्रांस में जो कंट्रोवर्सी कंटिन्यूसली चल रही है उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें जो टेरर अटैक है वो देखने को मिला है। और इंडिया जो है प्रधानमंत्री उन्होंने
इसको काफ़ी कंडेम भी किया है इस टेरर अटैक को, और उसी के साथ साथ ये भी कहा है कि फ्रांस के साथ हम खड़े हैं जो टेररिज्म है उसे दूर भगाने के लिए। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। उसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो जो अभी हमने देखा हुआ है एनसीआर पोल्यूशन से फाइट करने के लिए न्यू बॉडी जो है उसका हमें यहाँ पर गठन देखने को मिल रहा है, ऑर्डिनेंस जो लाया गया है तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी जो है वो सिटी की इसमें कोई न्यूज़ नहीं है, फिर यहाँ पर भी कोई हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे कोई बड़ी न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन की एक न्यूज़ है, नितिन गडकरी जो है उनके द्वारा एक बहुत जो लंबे समय से पड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब सराहना जो है वो एक काफ़ी सरकास्टिक वे में की है। और उन्होंने जो भी बाबूज होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये कोई कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाली बात नहीं है कि इतने सालों से जो पड़ा हुआ था मैटर, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जो फार्मर्स है उसके लिए अलग अलग स्टेट अब अलग अलग जो रास्ते हैं वो निकालने की कोशिश कर रही है। उसी का एक्सप्लेन सेक्शन हमने यहाँ पर देखा है, एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज, वर्ल्ड पेज अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो यूएसए है उसकी न्यूज़ एक तो सबसे पहले देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जो पुलवामा टेरर अटैक है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मिनिस्टर है पाकिस्तान के उन्होंने एडमिट किया कि पाकिस्तान का रोल जो है पुलवामा टेरर अटैक में वो था। यहाँ पर आप देख सकते हो इन सेंसेशनल एडमिशन सीनियर पाकिस्तानी मिनिस्टर जो है थर्सडे को उन्होंने एडमिट किया कि पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेडली पुलवामा टेरर अटैक जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में जो हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने कहा हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा, तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये जो स्टेटमेंट है ये बन सकता है पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली, क्योंकि FATF अगर आप देखोगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसकी ग्रे लिस्ट में फिर से पाकिस्तान को रखा गया है। अब इस स्टेटमेंट की वजह से हो सकता है कि अब ब्लैक लिस्ट जो है उसके लिए इंडिया कोशिश करे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद जो हमारा एक पलट जवाब है वो भी वहाँ पर देखने को मिला था। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो टाइफून जो है उसने यहाँ पर वियतनाम को स्लैम किया है। अब देखिए क्या होता है कि टाइफून अलग अलग कंट्रीज़ में साइक्लोन्स को अलग अलग नाम दिए जाते हैं अलग अलग इलाकों में। अगर आप हमारा देखते हैं हमारा इलाका इंडियन ओशन का इलाका, तो वहाँ पर जो साइक्लोन है यही कहा जाता है। दूसरा अगर हम जो USA का इलाका देखते हैं तो वहाँ पर हुरिकेन कहा जाता है। उसी के साथ अगर हम पैसिफिक इधर वाला एरिया देखते हैं तो यहाँ पर टाइफून जो है ये कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर वियतनाम में टाइफून जो है वो हिट हुआ है जिससे काफ़ी लोग जो है उनकी यहाँ पर डेथ भी हुई है। उसी के साथ अगर हम इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं तो इसमें वही अमेजोन वाला चीज़ जो है वही हमें देखने को मिल रही है। और हमने कल एक देखा था जो रास्ते वेज देखे थे हमने कि हमारी इकोनॉमी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसमें हमने देखा था GST रेट कट होना चाहिए, है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो यहाँ पर मारुति के द्वारा बोला गया है कि इमीडिएट नीड नहीं है GST रेट कट की, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ खास जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखी होगी। तो MM Academy ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। वेरियस कोर्सेज मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं और अभी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो और आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।